हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ। जो आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था सीबीटी मोड में, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं लास्ट ईयर दिसंबर में या जनवरी में जो हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में कवर करेंगे और इंग्लिश पेडागोजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। अगर आपको और वीडियोस देखनी है इसमें तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो या आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरा पर्पस ये होता है कि हर एक क्वेश्चन को हम समझें, ठीक है, ऑप्शंस को भी हम समझें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की प्रपोज्ड द अजम्पशन दैट। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये 31 दिसंबर का पेपर है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि चॉम्स्की प्रपोज्ड द अजम्पशन दैट। चॉम्स्की ने क्या अजम्पशन प्रपोज किया? चाइल्ड रिक्वायर्स लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बच्चा इमिटेशन से जो लैंग्वेज है वो सीखता है। लाइक हैबिट फॉर्मेशन, वो हैबिट फॉर्मेशन से भाषा को सीखता है। चाइल्ड इज बोर्न विद इनेट लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, या फिर चाइल्ड रिक्वायर्स लैंग्वेज टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कौन बोलते हैं? स्किनर बोलते हैं। तो ये नहीं होगा। चॉम्स्की का आपको पता होगा, इन्होंने LAD थ्योरी दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति जो है अपने साथ एक इनेट एबिलिटी, एक कैपेसिटी, क्षमता को लेकर के जन्म लेता है, जिससे वो आगे चल के भाषा को सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज फोकस ऑन। अगर हम बात करें जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं भाषा में, तो यहाँ पर किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? तो कंपीट करते हैं बच्चे, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, मेंटेन करते हैं साइलेंस को, लिसनिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को कैसे सीखते हैं? हेल्प करते हुए और सहयोग से सीखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि राइटिंग एज अ प्रोसेस के बारे में क्या सही है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि राइटिंग को प्रोसेस माना जाता है या प्रोडक्ट माना जाता है। तो राइटिंग जो है वो ऑलवेज एक प्रोसेस है, कुछ चरण होते हैं लिखने के, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि राइटिंग रिसेप्टिव है, नहीं। राइटिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आती है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। प्रोडक्टिव स्किल अगर मैं बोलूँ, या मैं बोलूँ आउटपुट स्किल, या अगर मैं बोलूँ एक्टिव स्किल, तो ये जो स्किल्स होती हैं ये तीनों जो है राइटिंग से संबंधित है। राइटिंग प्रोसेस होता है, नॉट अ प्रोडक्ट। और यहाँ पे रिकर्सिव है, लीनियर है या मेमोराइजिंग है। तो देखो, मेमोराइज करना राइटिंग में नहीं होता, राइटिंग लीनियर भी नहीं होती। लीनियर का मतलब है कि ऐसे एक सीधी रेखा में राइटिंग को नहीं किया जाता। जब भी हम राइटिंग के स्टेजेस या प्रोसेस की बात करते हैं, वो हमेशा क्या होती है? रिकर्सिव होती है। रिकर्सिव को हम स्पाइरल भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे होती है, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट स्टेप आया, फिर सेकंड स्टेप आया, थर्ड स्टेप आया, तो एक स्टेप के बाद ही हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। इसको हम रिकर्सिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगली स्लाइड पे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर रिकर्सिव कैसे हुआ कि पहले आपने प्री राइटिंग किया, इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ना स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं। तो प्री राइटिंग में आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, फिर ड्राफ्टिंग में आप उसको लिख लेते हो। जब आप उसको कागज पे उतार देते हो ऐसे करके, रफली आप लिख देते हैं अपने आइडियाज को, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। फिर आप इसको रिवाइज करते हो, आप ये देखते हो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। रिवाइज करने के बाद मान लीजिए कि आपको कोई कमी दिखी, आपको कोई गलती दिखी, तो वहां पर आप इसको एडिट करते हो, ठीक है। एडिटिंग को हम प्रूफ रीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिंग को हम प्रूफ रीडिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका पब्लिशिंग, ठीक है। इससे पहले एक और स्टेप आता है कभी कभी, जिसको हम रीड्राफ्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में ड्राफ्ट आता है तो रीड्राफ्ट जो है वो एडिटिंग के बाद आता है, ठीक है। तो ये कभी कभी 5 स्टेप होते हैं, कभी कभी 6 स्टेप होते हैं। तो ये आपको ना सारे जो सीक्वेंस है इनको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या था, हमारा जो राइटिंग प्रोसेस होता है वो रिकर्सिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन अ क्लास, यानी कि प्रिंट रिच एनवायरमेंट के बारे में कौन सा गलत है। तो इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न द लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल एंड फन फिल्ड वे। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चा मीनिंगफुली और फन फिल्ड तरीके से सीखता है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से, जहाँ पे प्रिंटेड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट उसको दिया जा रहा है, फॉर्म्स ऑफ प्रिंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। चाहे मैगजीन की मैं बात करूं, स्टोरी की बात करूं, पिक्चर्स की बात करूं, सब कुछ प्रिंट रिच में आ गया। ठीक है, और बच्चों की रीडिंग स्किल भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ पर ना हम बच्चों को क्ले मॉडलिंग और फ्री प्ले एक्टिविटी नहीं कराते, बिकॉज ये प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बात करें जहाँ पे बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाय, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का कंसेप्ट किसने दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीफन क्रैशन ने दिया। और इन्होंने अपनी थ्योरी जो थी, जो इन्होंने अप्रोच दिया था, उसको हम नेचुरल अप्रोच भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल अप्रोच का कंसेप्ट किसने दिया है, तो स्टीफन क्रैशन हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी इन्होंने ही दिया। इनपुट हाइपोथेसिस अगर पूछेगा, इन्होंने टोटल बेसिकली 5 हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें से इनपुट हाइपोथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, स्टीफन क्रैशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग होल लैंग्वेजेस। अगर हम लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग की बात करें तो होल लैंग्वेज क्या होता है, तो होल लैंग्वेज क्या है, एक अप्रोच है। ठीक है, जिसको हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते समय यूज करते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि जो भी हम LSRW, जो भी हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सिखा रहे हैं, उसको हम कैसे सिखाएं, इंटीग्रेटेड में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मैनर में हमें ऑलवेज किसको सिखाना चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स को सिखाना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड तरीका होना चाहिए या होल तरीका होना चाहिए। ये लैंग्वेज को एज अ होल देखता है और सभी स्किल्स को हम इंटर रिलेटेड करके सिखाएंगे। तो जो होल लैंग्वेज है वो क्या है, एक अप्रोच है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, मतलब एक ब्रॉड कंसेप्ट कह सकते हैं इसको, हम वाइड कंसेप्ट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। होल लैंग्वेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अगर मैं बोलूँ तो यही हो सकता है कि इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाते हैं, लैंग्वेज को एज अ होल माना जाता है। ठीक है, और अप्रोच है ये। आगे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन है, स्किमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट टू। अब रीडिंग की स्ट्रैटेजी से आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से स्किमिंग और स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्किमिंग पूछा गया है। ठीक है, तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप क्विकली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ते हैं, दोनों ही साइलेंट प्रकार की रीडिंग है। और इसमें फर्क ये होता है कि जो स्किमिंग होता है वो हम जिस्ट के लिए पढ़ते हैं, जो स्किमिंग है वो हम जनरल आइडिया के लिए, या मैं बोलूँ जिस्ट के लिए, या मैं बोलूँ ओवरऑल आइडिया के लिए। अगर इतने सारे पॉइंट्स आपको दिखते हैं, जिस्ट आ गया, ओवरऑल आइडिया आ गया, जनरल आइडिया आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, स्किमिंग बनेगा। स्किमिंग में हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, साइलेंटली पढ़ रहे हैं, बट हम एक जिस्ट निकालते हैं ओवरऑल। ठीक है, बाकी अगर मैं स्पेसिफिक का पूछूं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना या डिटेल से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग पूछेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, जहां पे आप पर्टिकुलर हो, पर्टिकुलर अगर वर्ड आता है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, या हम वहां पे स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक आ गया, पर्टिकुलर आ गया, तो वहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, स्कैनिंग बनेगा। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ये एक डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने जो जैसे कि अभी डिस्कस किया, मेन आइडिया है, डिटेल्स मतलब मेन आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, जिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्कीमिंग है। और अगर हम एक सिंगल फैक्ट को देखना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं, तो वहां पे स्कैनिंग होता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, हमेशा यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प इन। अब यहाँ पे रीडिंग अलाउड जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हेल्प करती है सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहले बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड इनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन। तो अगर बच्चा लाउड रीडिंग करता है, ठीक है, जिसको हम रीडिंग अलाउड भी कहते हैं, लाउड रीडिंग का एक यहाँ पे क्वालिटी है कि यहाँ पे बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होती है और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी यहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो इसका फायदा होता है रीडिंग अलाउड का वो यही होता है कि इससे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, बच्चों के अंदर जो भी हेजिटेशन है,
जो शाइनेस है वो यहाँ पे दूर होती है और प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे इस रीडिंग को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फायदा है कि वोकैबुलरी बच्चों की अच्छी होती है, शब्द उनको समझ में आते हैं और प्रोनाउंसिएशन उनकी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पियाजे थ्योरी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज लर्न्ड थ्रू। पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग भाषा को कैसे सीखा जाता है? तो यहाँ पे देख लो आप चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पियाजे की थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, तो सिंपली आंसर क्या बनेगा? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इन्होंने कहा कि हम अडाप्टेशन से सीखते हैं और अडाप्टेशन के अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एसिमिलेट करके जहाँ पे ज्ञान को जोड़ा जा रहा है और जहाँ पे एक ज्ञान में स्कीमा में जब हम चेंज ला रहे हैं, मॉडिफाई ला रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन हुआ। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं? भाषा को सीखते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर इंटरेक्शन विद सोसाइटी पूछा जाए तो आई थिंक ये क्या होगा? वाइगोत्स्की। ये वाइगोत्स्की की बात कर रहा है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा को सोसाइटी में और कल्चर से सीखा जाता है। ठीक है, और ट्रायल एंड एरर का जो संबंध है वो थॉर्नडाइक से है और यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का कंसेप्ट किससे है? लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो चॉम्स्की से है। ठीक है, तो चॉम्स्की का कंसेप्ट याद रखना, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी एंड LAD। ठीक है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर फैसिलिटेट्स एंड मोटिवेट्स चिल्ड्रन टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कंसेप्ट्स एंड स्किल्स फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल। सो दिस स्ट्रेटेजी विल। अब यहाँ पर एक टीचर ना मोटिवेट कर रही है बच्चों को, फैसिलिटेट कर रही है, उनके कंसेप्ट को और स्किल को ट्रांसफर कर रही है। तो ये क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा बच्चों को, तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया। हिंडर करेगा, बाधा डालेगा, ये भी गलत है। इंटरफेयर करेगा, ये भी गलत है। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, कंफ्यूज करना, बाधा डालना, इंटरफेयर करना। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है कि बेसिकली लैंग्वेज जो है वो प्रमोट ही होगी। ठीक है, अगर एक टीचर बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है, उनके कंसेप्ट को, स्किल को एक ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे निश्चित ही क्या होगा? लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेस ऑन। अब NEP से आपके लास्ट सीटेट में बहुत क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस बार भी आपको प्रिपेयर रहना है। NEP नीति से बहुत क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस पर फोकस करता है। ठीक है, तो याद रखना कि NEP जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस करता है। ये कहता है कि हम कक्षा 3rd तक ये चीज हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात ये करता है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में होती हैं। तो इसमें रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, स्पीकिंग है, काउंटिंग है, अर्थमेटिक है, मैथमेटिकल थिंकिंग भी है। यानी कि न्यूमरेसी से रिलेटेड और लिटरेसी से रिलेटेड आपकी जो भी स्किल्स हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजिकल टूल। अब यहाँ पे स्टोरी टेलिंग के बारे में गलत क्या है, नॉट ट्रू क्या है? इट हेल्प्स टू मेमोराइज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो देखो सबसे पहला ही वर्ड दिया हुआ है, इट हेल्प्स टू मेमोराइज। बच्चों को याद करवाता है, करवाने में हेल्प करता है स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजी। तो ये गलत है। कभी भी हम मेमोराइजेशन पे और रट्टे पे, रिकॉल पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया। आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टॉय बेस्ड पेडागोजी इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रू। अब यहाँ पे अगर हम टॉय बेस्ड पेडागोजी की बात करें तो हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो रोल प्ले करवा सकते हैं टॉयज का यूज करके। सेटिंग अप टॉय कॉर्नर, तो हम ये नहीं करेंगे कि एक कॉर्नर में हम टॉयज को रख देंगे ले जाके। एंड मोरल वैल्यूज को सिखा सकते हैं या फिर हम फेवरेट टॉयज को ड्रॉ करवा सकते हैं। तो देखो सबसे अच्छा यहाँ क्या है, हम रोल प्ले करवा सकते हैं जिससे बच्चे की स्पीकिंग भी अच्छी होगी और उसकी लिसनिंग भी वहां पे अच्छी होगी। ठीक है, तो रोल प्ले सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, टीचर यूजेस मेन्यू कार्ड इन द लैंग्वेज टास्क। दिस मेन्यू कार्ड इज। अब यहाँ पे बोला गया कि टीचर लैंग्वेज क्लास में एक मेन्यू कार्ड को यूज करता है। मेन्यू कार्ड जो है उसको यूज करता है पढ़ाने में। तो ये जो मेन्यू कार्ड है वो क्या है? क्या ये एक रेलेवेंट मटेरियल है टेक्नोलॉजी को केटर करने के लिए? ऑथेंटिक मटेरियल है लैंग्वेज पेडागोजी में? विल टेम्प्ट स्टूडेंट्स, ये बच्चों को आकर्षित करेगा खाना खाने के लिए? तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज एन ऑथेंटिक मटेरियल। ये लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? इन मटेरियल को हम ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्लासरूम में यूज करते हैं पढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है, ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न थ्रू। ग्रामर को कैसे सिखाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाना हमें चाहिए? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करके ये बहुत अच्छा नहीं है स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच ना बेसिकली ड्रिल्स पे बहुत फोकस करता है, रिपीटिशन पे फोकस करता है, हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है ग्रामर को सिखाने का। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इंटीग्रेशन करना। ये आपका कीवर्ड है कि इंटीग्रेट करना। बच्चे फॉर्म्स को क्या करें? नोटिस करें। फॉर्म्स का मतलब है जैसे कि कोई रूल आप सिखा रहे हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिखा रहे हो, तो इसका बच्चों को जो मीनिंग है वो भी समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके सिखाएंगे। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग होम लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे होम लैंग्वेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि होम लैंग्वेज को हम बच्चों जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है उसमें हम प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रूव्स टू बी एन ऑब्स्टिकल। क्या ये एक ऑब्स्टिकल है, यानी क्या ये एक बाधा है? तो ये गलत हो गया। ठीक है, डिफिकल्टी लाएगा ये भी गलत है। और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, तो ये भी बिल्कुल, ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 17 क्वेश्चन पे। सो 17 क्वेश्चन कहता है, एज अ पार्ट ऑफ टास्क गिवन इन द क्लास, गीत ऑफ क्लास 3rd राइट सेंटेंसेस विद सम ग्रामेटिकल एरर्स, विच ऑफ द प्रोसीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग मे बी यूज्ड बाय द टीचर। अब एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट है गीत, जो कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ कुछ सेंटेंसेस को लिखती है। तो यहाँ पर टीचर की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? अब ये आपका जो है कंप्लीटली एक पेडागोजिकल क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। हम यहाँ पे सर्कल करेंगे रेड पेन से, ही बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मिस्टेक्स को सर्कल करके उसको बोलेंगे सही करने के लिए, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अंडरलाइन करेंगे, उसके नेचर ऑफ मिस्टेक्स को राइट लिखेंगे और बच्चों को हम बोलेंगे कि वो खुद से ही उनको सही करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन एंड बिल्डिंग वोकैबुलरी ऑफ द लर्नर्स। कौन सी ऐसी रीडिंग है या क्या ऐसा तरीका है जो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को और उनके वोकैबुलरी को बढ़ाएगा? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया रीडिंग के टाइप से। तो साइलेंट रीडिंग है, रीडिंग अलाउड है, आंसरिंग टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, या फिर स्किमिंग है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के लिए, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट रीडिंग क्या होती है? रीडिंग अलाउड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि बच्चों के अंदर हम थिंकिंग पावर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो थिंकिंग पावर जो है वो साइलेंट रीडिंग में आएगी। बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट जो होगी वो भी कहां से आएगी? साइलेंट रीडिंग से सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज व्हिच ऑफ 3 आर करेक्ट फॉर होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, तो फर्स्ट है कि होल लैंग्वेज अप्रोच एनकरेजेस द यूज ऑफ इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। इन होल लैंग्वेज अप्रोच चिल्ड्रन स्टार्ट विद लेटर्स एंड साउंड्स टू रीड। होल लैंग्वेज अप्रोच इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यहाँ पे सी वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, बी वाली बात जो आप देख रहे हो ये गलत है, और ए वाली बात भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, बट बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बोला गया कि बच्चों को ना होल लैंग्वेज अप्रोच में हम लेटर और साउंड से स्टार्ट करते, तो ये गलत है। होल लैंग्वेज का मतलब है कि हम यहाँ पे ना होल टू पार्ट जाएंगे। ठीक है, होल टू कहाँ सिखाते हैं? हम पार्ट्स में सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत होगी ना होल में, वो साउंड से ना होके हम पैराग्राफ से कर सकते हैं, या हम सेंटेंसेस से शुरू करके लास्ट में हम साउंड पे जाते हैं। तो यहाँ पे साउंड से शुरुआत नहीं होती है, तो बी वाला गलत है। बाकी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे करेक्ट है होल लैंग्वेज अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पिछली एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो होल लैंग्वेज अप्रोच वही है कि यहाँ पे लैंग्वेज को एज अ होल देखा जाता है, और यहाँ पे जो फोनिक्स है उसको पढ़ाने के बजाय हम पहले बच्चों को यहाँ पर क्या करते हैं? होल तरीके से पहले उनको सिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूज से हम सिखाना उनको स्टार्ट करते हैं, मीनिंग से सिखाना उनको हम शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसने दिया, तो वहां पे आपका आंसर क्या था? क्रैशन था। ठीक है,
तो क्रेशन ने क्या दिया, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का कंसेप्ट दिया, उसका मतलब क्या होता है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब सिंपली ये होता है कि जिस लेवल पे बच्चा पढ़ रहा होता है या जिस लेवल पे वो किसी भी लैंग्वेज को सीख रहा होता है, आप उससे एक लेवल ऊपर जा करके बच्चों को वहां पे आप लैंग्वेज प्रोवाइड करते हो, जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का वही मतलब है कि सपोर्ट देना, और हम बच्चों से एक लेवल, वन लेवल अबव हम उनको क्या करते हैं, वहां पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट का मतलब हो सकता है कोई एक्टिविटी, इनपुट का मतलब कोई सहायता हो सकता है, कुछ भी आप उनको गेम्स खिला रहे हैं या आप कुछ भी ऐसी स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहे हैं, वो सब हमारा इनपुट पे आता है। और हम एक लेवल बच्चों के ऊपर उठ करके बच्चों को सिखाते हैं, लोअर लेवल पे ना सिखा के थोड़ा सा हम अबव लेवल पे सिखाते हैं ताकि बच्चा और अच्छे से सीखे। तो जैसे आप पिक्चर देख सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में क्या होता है कि जैसे मान लो इस लेवल पे कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे इसका जो अभी जो लेवल है, जो स्तर है वो यहाँ है, फिर आप उसको क्या करते हो, एक तरह से थोड़ा सा इसके लेवल से ऊपर उठ के यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देते हो, ठीक है। तो इसका सिंपली मतलब वही है कि जो ग्रीन वाला एरिया है, इसका मतलब है कि आपने उसको थोड़ा सा और उसके लेवल से ऊपर जाके आपने उसको सपोर्ट दिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, बियॉन्ड रीच। जैसे आपने वाइगोत्स्की थ्योरी जो पढ़ी थी, वाइगोत्स्की में जो आपने ZPD पढ़ा है ना, ये सेम वही चीज है। ZPD क्या है, ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये ZPD है। तो यही चीज यहाँ पे भी होती है कि हम बच्चों के करेंट लेवल से ना एक लेवल ऊपर उठ करके उसको हम प्रोवाइड करते हैं जो भी इनपुट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस डन होते हैं, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन में मैंने 31 दिसंबर का पेपर यहाँ पे मैंने कवर किया है आज। और जो जितने आपके पेडागोजी क्वेश्चन आए हुए थे पैसेज को हटा करके, तो ये उतने क्वेश्चन है जो मैंने आज 20 का क्वेश्चन कवर किए हैं। बाकी अपकमिंग सेशन में हम और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग। एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।